नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का नेशनल न्यूज में। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर फायरिंग हुई है। जी हां, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुआ है। बदमाशों ने गैंगस्टर की हत्या कर दी है। बदमाशों ने गैंगस्टर पर की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से आ रही है जहां पर गैंगवार हुआ है और इस गैंगवार में पुलिस ने यानी कि पहले 2 गुटों में झड़प हुई। झड़प के बाद फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने फायरिंग की और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। बदमाशों ने गैंगस्टर की हत्या की। बदमाशों ने गैंगस्टर पर फायरिंग की। एक बार आपको फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और खबर यह कि गैंगस्टर यानी कि गैंगवार हुआ है। 2 गुटों में फायरिंग हुई जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है। तो इस वक्त की बहुत ही अहम खबर दिल्ली से आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट का यह मामला है जहां पर गैंगवार हुआ है और गैंगवार यानी कि 2 गुटों में फायरिंग हुई है। गैंगवार में 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कोर्ट कैंपस का यह मामला है जहां पर 2 गुटों में फायरिंग हुई यानी कि 2 गैंग के लोग आपस में भिड़े और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आपको सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर इस वक्त की बहुत ही अहम खबर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बार बार यह सवाल उठता रहता है कि कोर्ट परिसर में फायरिंग होती है, आए दिन इस तरह की खबरें आती है, लेकिन दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से इस वक्त की बहुत ही अहम खबर आ रही है जहां पर कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है। 2 गुटों में फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो गैंगवार हुआ है उस गैंगवार में कई गैंगस्टर के मारे जाने की खबर है और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं ब्रजेश श्रीवास्तव जी। ब्रजेश जी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए विद्या, जिस तरीके से रोहिणी कोर्ट के अंदर ये पूरा शूट आउट हुआ है, अपने आप में बेहद ही संवेदनशील मसला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितेंद्र उर्फ गोगी ये एक कुख्यात गैंगस्टर है जिस पर 4 लाख रुपए का इनाम रखा गया था दिल्ली पुलिस ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये 2020 में इसको गिरफ्तार किया गया था। ये हर्षिता मर्डर कांड में जो है एक जो सिंगर हर्षिता के हत्याकांड के आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया था 2020 में। ये दिल्ली के अलीपुरा का रहने वाला है और एक कुख्यात गैंगस्टर है। इसके गैंग में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कुख्यात शार्प शूटर इसके गैंग में है। और सबसे बड़ी बात यह कि जेल के अंदर ये लगातार जेल में था, बावजूद इसके जेल के अंदर से ये अपना पूरा नेक्सस ऑपरेट कर रहा था। इसका जो विरोधी टिल्लू गैंग माना जाता है और टिल्लू गैंग के साथ 2018 में जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग के बीच में मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ के दौरान 3 गैंगस्टर मारे गए थे जो टिल्लू गैंग के थे। और तब से लगातार जो टिल्लू गैंग है वो इस गोगी को रास्ते से हटाने पर लगा हुआ था और कई बार इसकी कोशिशें की गई थी। आज जब दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लेकर के आई थी, उस वक्त जो है इसके ऊपर जितेंद्र के ऊपर जो है हमला हुआ। लेकिन इसके साथ जितेंद्र गोगी को तो जो है शूट आउट में मार दिया गया, लेकिन इसके साथ जो हमलावर आए थे उसमें से 3 हमलावर भी मार गिराए हैं। जो दिल्ली की स्पेशल सेल है उसने कार्रवाई करते हुए 3 हमलावरों को ढेर कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब तक 4 लोगों की मौत की इस पूरे मामले में पुष्टि हुई है और 4 में से एक जितेंद्र उर्फ गोगी जो कुख्यात गैंगस्टर था उसकी भी मौत हुई है। और इसके साथ जो हमलावर आए थे जितेंद्र गोगी को मारने के लिए, उनमें से 3 लोग, जिसमें से एक राहुल जो टिल्लू गैंग का सक्रिय शूटर था जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था, उसे भी मार गिराया गया है। एक जितेंद्र नाम का जितेंद्र गोगी तो ये गैंगस्टर था ही, लेकिन इसके साथ ही 2 अन्य बदमाश भी मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक इस पूरी खबर के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है और 4 में से एक जितेंद्र और गोगी है और 3 वो शूटर थे जो जितेंद्र गोगी को मारने के लिए आए थे। लेकिन अभी इसमें से 2 से 3 वकीलों के घायल होने की भी खबर आ रही है, क्योंकि जब जिस तरीके से फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद कुछ लोग उसमें घायल भी हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए ले जाया गया है। जी बिल्कुल बताया जा रहा है कि लगभग जी ब्रजेश जी, सिलसिलेवार तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से वहां पर गैंगवार हुआ है और गैंगवार में 4 लोगों की मौत हुई है। ये जो मौत हुई है वो दोनों गैंग के आपस में फायरिंग होने से हुई है या फिर पुलिस की गोली से? ब्रजेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गैंगस्टर गोगी के ऊपर
वहां से आए जो टिल्लू गैंग के जो है हमलावर थे, उन्होंने आकर के फायरिंग की। लेकिन जवाबी फायरिंग में जो पुलिस की तरफ से स्पेशल सेल की टीम ने जवाबी फायरिंग करते हुए जो 3 हमलावर आए थे उनको ढेर कर दिया है। तो कुल मिलाकर के 4 लोग, यानी कि शूटर की गोली से जो है जितेंद्र गोगी की मौत हुई है और पुलिस की गोली से बाकी 3 जो शूटर आए थे उनकी मौत हुई है। तो इस पूरे मामले में अब तक 4 मौतें हुई हैं और इसके साथ ही कुछ लोग अभी घायल भी हैं और कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। अब उनकी स्थिति फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस अभी बताने को तैयार नहीं है कि जिनको कुछ लोग चूंकि गोलीबारी में घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन फिलहाल अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी भी है, जो सिंगर हर्षिता हत्याकांड मामले में इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद था और पेशी के लिए आज उसको लाया गया था। बिल्कुल, एक बार फिर से हम विस्तार से बता देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। दिल्ली रोहिणी कोर्ट के परिसर में गैंगवार हुआ है। गैंगवार में 4 लोगों की मौत हुई है। दरअसल 2 गैंग यानी कि आपस में फायरिंग हुई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई जब हुई, पुलिस के टीम वहां पर लगातार मौजूद थी और पुलिस ने जब फायरिंग की जिसमें 3 और की मौत हुई है, यानी कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग वहां पर जख्मी हैं। हालांकि पुलिस इस वक्त पूरी तरीके से कोर्ट को छावनी परिसर में तब्दील कर दिया है। ब्रजेश जी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा जो वहां पर आप कह सकते हैं कि बड़ी घटना है। घटना नहीं यानी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, देश के कई जगहों से इस तरह की खबरें आती है कि कोर्ट में गैंगवार की खबरें, और ये एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है कोर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोर्ट सुरक्षित नहीं है तब आप समझिए कि आखिर सुरक्षित क्या है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो हमलावर हैं वो वकीलों के भेष में आए थे और उसमें से वकीलों के भेष में आए, इसीलिए कोई उसकी चेकिंग भी नहीं हुई, किसी तरीके की तलाशी नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा वो हथियार लेकर के कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट परिसर के अंदर ये शूट आउट हुआ है, यानी कोर्ट रूम पर पहुंच चुके थे। जब पेशी के लिए जितेंद्र को कोर्ट रूम के अंदर ले जाया जा रहा था, उसी वक्त हमला हुआ ये जो है, और वकीलों के भेष में ही जो हमलावर थे वकीलों के बेस में थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले भी देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में भी धमाके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धमाका हुआ था और तब भी कहीं ना कहीं कोर्ट रूम की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए थे कि आखिर कोर्ट रूम की सुरक्षा क्या वाकई में पुख्ता है, वाकई में जो है सुरक्षा के सारे इंतजामात हैं। तो अब एक बार फिर नए सिरे से इस बात को लेकर के जो है रिव्यू करने की जरूरत है कि आखिर कोर्ट परिसर कितने सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के कोर्ट में चूंकि तिहाड़ जेल की वजह से दिल्ली में एक से एक कुख्यात अपराधी, कुख्यात आतंकी, गैंगस्टर, उन तमाम उनकी कोर्ट पे पेशी होती है। ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है कि वो उसकी सुरक्षा, कोर्ट परिसर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक, वो चाहे पटियाला हाउस कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और उसमें अब अगली कड़ी नाम जुड़ गया है रोहिणी कोर्ट का, जो है कि कोर्ट परिसर के अंदर अपराधी खुलेआम आते हैं, हथियारों के साथ आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। तो अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है कि किस तरीके से अपराधी दाखिल हुए, क्या ये सुरक्षा में बड़ी चूक थी। ये सीधे तौर पर अब रिव्यू का विषय है, क्योंकि तमाम जजेज रहते हैं कोर्ट परिसर में, उनकी सुरक्षा भी अब सवालों के घेरे में। जी बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल भी है क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब भी घटती है तो सरकार की तरफ से इस पर समीक्षा की जाती है। समीक्षा के तहत कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही चौकस कर दी जाती है, तगड़ी रहती है, यानी लोगों की एंट्री करने वाले हर लोगों पर नजर होती है, तलाशी ली जाती है, हथियार लेकर कोई अंदर ना जा पाए। लेकिन ऐसे में रोहिणी कोर्ट, जो कि दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां पर कोर्ट परिसर के अंदर लोग पहुंच जाते हैं हथियार लेकर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हो सकता है इसके मायने? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, चाहे वो आपकी दिल्ली की कोर्ट हो या देश में कहीं की भी अदालतें, हर जगह पर चूंकि अपराधी एक से एक कुख्यात अपराधी उन अदालतों में जाता है। ऐसे में अदालत परिसर की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। सबसे पहले अदालत परिसर को पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई शूट आउट हुए हैं, कई गैंगवार हुए हैं अदालतों के अंदर, और ऐसे में हर बार इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज होती रही कि क्या अदालत परिसर सुरक्षित हैं, क्या जो कोर्ट रूम सुरक्षित हैं, क्योंकि एक के बाद एक अपराधी आते हैं। और रोहिणी कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भले ही सुरक्षा के कितने पुख्ता सुरक्षा के कितने दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी राम भरोसे ही चल रही हैं अदालतें। यहां पर कोई भी अपराधी किसी भी तरीके से आके दाखिल हो सकता है और आकर के घटना को अंजाम दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 4 से 6 हमलावर बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 हमलावरों की शूट आउट में मारे गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 4 से 6 लोग आते हैं
उनके पास हथियार होते हैं, हथियार लेकर के कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल होते हैं। आप बाकायदा जब से एंट्री करते हैं, आप उस गेट से एंट्री करते समय आपको खास तौर पर सुरक्षा जो है जांच होती है कि आप कुछ लेकर के तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए अगर जो है यहां पर हमलावर अंदर दाखिल होते हैं हथियारों के साथ, तो वो सुरक्षा पर सीधे तौर पर सेंधमारी है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और ऐसे में अब इसकी जवाबदेही दिल्ली पुलिस को तय करनी होगी कि आखिर इस सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो किस लेवल पर चूक हुई है, कहां पर इसकी कमी रहेगी और कैसे आगे कोर्ट परिसर की सुरक्षा को और चाक चौबंद और पुख्ता बनाया जा सके। बिल्कुल, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है जी ब्रजेश जी, अगर अपडेट की बात कर ली जाए तो कोर्ट परिसर में इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शूट आउट के बाद पूरे रोहिणी कोर्ट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी तरीके से जो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है। दिल्ली के क्राइम ब्रांच के साथ स्पेशल सेल के तमाम जो जवान हैं उनको वहां पर तैनात किया गया और ये बताया जा रहा है कि अभी 2 से 3 जो हमलावर हैं वो वहां से फरार हुए हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि जो 2 लोग मारे गए हैं, 2 में से एक की शिनाख्त हो गई है, जो 50,000 रुपए के इनामी राहुल था, जो टिल्लू गैंग का जो है सक्रिय शार्प शूटर था, यानी कि एक्टिव शार्प शूटर था राहुल, और उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं। एक जो दूसरे शख्स की मौत हुई है, अभी उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी उसी गैंग का शार्प शूटर था। तो ये तो तय हो गया कि गैंगवार की वजह से ये गोगी की जो है हत्या की गई है। टिल्लू गैंग के साथ 2018 में एक बड़ी गैंगवार हुआ था दोनों के बीच में, जिसमें 3 मेंबर, जो 3 गैंगस्टर थे वो मारे गए थे, वो टिल्लू गैंग के मारे गए थे। तब से लगातार टिल्लू गैंग जितेंद्र गोगी को रास्ते से हटाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा था, लेकिन 2020 में गोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। हर्षिता, जो सिंगर हर्षिता की हत्या हुई थी, सिंगर हर्षिता की हत्या को लेकर के भी 2 लाख का इनाम गैंगस्टर गोगी पर था जो है। तो कुख्यात अपराधी है गैंगस्टर गोगी, उसके ऊपर दर्जनों हत्या, लूट, अपहरण और डकैती के मामले दर्ज हैं, और वो उसको कड़ी सुरक्षा में कोर्ट रूम में लाया गया था, क्योंकि लगातार इस बात के इनपुट्स मिल रहे थे कि जो गैंगवार हो सकता है, गोगी पर अटैक हो सकता है, इसको लेकर स्पेशल सेल सक्रिय थी। बावजूद उसके जितेंद्र गोगी के ऊपर हमला होता बने रहे हमारे साथ। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुआ है, 4 लोग इस पे मारे गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा सपा में होंगे शामिल। आपको बता दें कि अक्टूबर में सपा में शामिल होंगे दोनों नेता। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव कराएंगे शामिल। दोनों नेताओं ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की है। अखिलेश यादव के साथ दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई है। दोनों नेता बीएसपी से निकाले गए थे, मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री रहे थे। दोनों की अपने अपने समाज में मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की है और उसके बाद अक्टूबर में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी में। और लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है, सियासत गरमा रही है। गठबंधन और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दल बदल कर मजबूती के साथ एक दूसरे की पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी में 2 जो कद्दावर नेता हैं बीएसपी से निकाले गए थे, दोनों आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, और अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अवनीश विद्यार्थी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों नेता कद्दावर माने जाते थे, बीएसपी में मजबूत रहे हैं, दोनों निकाले गए थे, और अब अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, दोनों काफी बड़े नेता हैं और अपने समाज में काफी पकड़ है। लगातार चुन करके जो है विधानसभा में पहुंच रहे हैं। बीएसपी के कद्दावर नेता माने जाते रहे, जहां लालजी वर्मा की पकड़ कुर्मी वोट बैंक पर बहुत ज्यादा मानी जाती रही है। लगातार अंबेडकर नगर की एक सीट से चुन करके आते रहे हैं। रामअचल राजभर जो मायावती सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उत्तराखंड के भी प्रभारी रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे समय तक। लेकिन अब पार्टी से चूंकि दोनों नेताओं को एक मुद्दे पर निकाल दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार अलग थलग पड़े हुए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी में जाने की उनकी खबरें लगातार चल रही थी, लेकिन ये पहली तस्वीरें हैं जो औपचारिक तौर पर सामने आई हैं, जिन तस्वीरों के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने बताने की कोशिश की है कि दोनों नेता अब उनके साथ हैं। राम गोविंद चौधरी के माध्यम से बातचीत चल रही थी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये बातचीत आगे बढ़ी है। और अब ये बताया जा रहा है कि खरमास के महीने के बाद, यानी नवरात्रि के आसपास जो है ये नेता औपचारिक तौर पर एक अम्बेडकर नगर में बड़ा सम्मेलन कर करके उसमें अखिलेश यादव को बुलाएंगे, और उस कार्यक्रम में वो समाजवादी पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के लिए ये अच्छी खबर है इस लिहाज से कि
पूर्वांचल में उनको राजभर समाज और कुर्मी समाज से जुड़े हुए दो बड़े नेता मिल रहे हैं उस दौर में, जिस दौर में लगातार सियासी चोट अलग अलग पार्टियों को पहुंच रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीएसपी हो। लगातार लोग पार्टियां छोड़ करके चाहे बीजेपी में जा रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, और ये सिलसिला अब भी जारी है। आज एक तरफ बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया, दूसरी तरफ ये दो कद्दावर ओबीसी नेता जो है वो आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, जो कुछ दिनों बाद औपचारिक तौर पर भी जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो सियासी समीकरण है, खासकर जातीय समीकरण को लेकर सभी सियासी पार्टियां अब कोशिश कर रही है कि कैसे साधा जाए, एक एक जाति के समीकरण, एक एक जाति के वोट बैंक को अपने पाले में कैसे किया जाए। और इसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो ये कि जितनी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने छोटे छोटे पार्टियों को अपने साथ लेने की बातें कही है, और साथ ही बड़े जो नेता हैं उनको भी लाने की कोशिश करिए। आप हमारे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत की, आज की सबसे जो बड़ी खबर है वो ये कि विधानसभा चुनाव के लिए निषाद पार्टी और बीजेपी का गठबंधन तय हो गया है। अपना दल और बीजेपी का भी आगामी चुनाव के लिए गठबंधन पहले से बना हुआ है और अभी यानी कि 2022 में भी गठबंधन रहेगा। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसका ऐलान किया है। 2022 चुनाव में बीजेपी सफल होगी, ये दावा करते हुए धर्मेंद्र प्रधान पीएम मोदी और योगी जी पर जनता ने भरोसा किया है। लोकतंत्र में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, ये कहते हुए धर्मेंद्र प्रधान। तो आपको बता दें कि दो महत्वपूर्ण खबर आज के लिए, एक ये कि संजय निषाद एमएलसी भी बनने जा रहे हैं, ये भी लगभग तय हो गया है, और निषाद पार्टी का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ तय हो गया है। और हम सीधे अपने संवाददाता एसके वाजपेयी के पास चलते हैं और उनके साथ हैं संजय निषाद जी। एसके वाजपेयी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो आज बीजेपी में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और कहीं ना कहीं उसके पहले एक बैठक भी हुई थी यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के। हालांकि उस दौरान बीजेपी के जो यूपी बीजेपी के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन महामंत्री सुनील बंसल हो, यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह हो, उसके अलावा यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह हो, सभी लोग मौजूद थे। और इसके पहले भी डॉक्टर साहब की बैठकें हैं, दिल्ली में हो चुकी हैं, गृह मंत्री के साथ, बीजेपी के अध्यक्ष के साथ, और कई बार की इस बातचीत के बाद कहीं ना कहीं फाइनल चीजें आज हुई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज मैं आपको न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के माध्यम से बधाई देता हूं कि आप आज कहीं ना कहीं जो चीजें लगातार चल रही थी और न्यूज़ वन इंडिया दिखाता भी रहा है, आज क्या कहेंगे, किन चीजों पर सहमति आज आपकी बनी है, मुख्य तौर पर वो चीजें बताएं। पहले बताइए, ये निषाद पार्टी निर्बलों की आवाज़ है, जो 70 साल से जिनकी आवाज़ को सब दबाया गया, सुना नहीं गया, उन्हें मतलब 2 जून की रोटी भी नहीं दिया और छीन लिया, और एक उनकी रोटी पर निर्भर हैं, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज़ है निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित आराम दल। इस आवाज़ के लिए एक प्लेटफार्म है भारतीय जनता पार्टी, जिस उस प्लेटफार्म पर हम खड़ा होकर इस बात को रखें। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि कम से कम उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाया और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप दिया कि बाकी इनके मुद्दे कैसे होगा जल्दी हल करके बताओ जाए। आज जो आपकी बैठक हुई उसमें कहा गया कि सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी, सम्मानजनक सीटों की संख्या क्या बताई गई, क्या वो बताएंगे? हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया था, हमारे सामाजिक मुद्दे हैं और सामाजिक मुद्दे की हमेशा हम लोग वकालत करते रहे कि हमारा समाज प्रस्ताव पारित किया था 13 जनवरी 2021 को कि भाई हमारे मुद्दे हल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी दे हमें संतोष है, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है ना, इनके जो संविधान में मिले हुए सुरक्षा का सवाल है। ये जो पिछली सरकारों ने, बसपा ने हमारा जो सीना था ताल घाटने दी रोजी रोटी, वो वापस करने का सवाल है। तो अगर वो उन्हें मिल जाता है तो उन्होंने तो खुद ही कहा कि जो भी चीज़ें वो समय समय पर दिखेंगे और सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। क्या माना जाए, तो संजय निषाद को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सामाजिक हमारे मुद्दे हैं और ये मुद्दे पार्टी की तरफ से, खासकर बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से माने गए हैं और इसलिए हमारे पास सीट को लेकर कोई बड़ा प्रस्ताव नहीं है, जो भी देंगे उसमें हमें मान्य होगा। ये कहते हुए, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने यह खुलासा किया है, गठबंधन तो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि जो सामाजिक सरोकार है, जो लगातार हम जिस चीज़ को लेकर मांग उठाते रहे हैं, उन मांगों की जो पूर्ति है, उन मांगों
को मान लिया गया है और यही वजह है कि हमारा गठबंधन तय हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत की आज सबसे जो बड़ी खबर है वो ये कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय निषाद के साथ ये कह दिया कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। तो यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों को लेकर जाहिर किया गया है और एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए संजय निषाद ने कहा कि हमारी जो भी मांगे थी वो लगभग समय समय पर मांग ली गई है। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि राम अचल राजभर और लालजी वर्मा सपा में शामिल होने जा रहे हैं और इस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि कितना फायदा हो सकता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि सभी जो पार्टी है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जातियों को साधा जाए। और दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रजेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर कोशिशें बहुत तेजी से हो रही है सभी पार्टियों के द्वारा और 2022 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी भी छोड़ना नहीं चाहती है, हर हाल में चाह रही है कि मजबूती के साथ सरकार बनाए वहां पर, लेकिन बीजेपी भी हर कवायद में जुटी हुई है। अब ये दो नेता जो बड़े नेता हैं, बीएसपी से निष्कासित हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जातीय समीकरणों की बात करते हैं तो हर एक राजनीतिक दल उन जातीय समीकरणों को सेट करने में लगा है और सबसे बड़ी बात यह कि बीएसपी से कई बड़े नेताओं को तोड़कर समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में किया है। अभी इससे पहले सुखदेव राजभर ने जो है समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, अब रामअचल राजभर और जो है लालजी वर्मा जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिए हैं तो बिल्कुल साफ है कि महज कुछ दिनों की बात है जब ये दोनों सपा का दामन थामते हुए नजर आएंगे। रामअचल राजभर की अगर बात करें तो रामअचल राजभर बसपा के कद्दावर और बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे और कांसीराम से लेकर के आज तक वो लगातार पार्टी का जो है एक चेहरा रहे। सरकार जब आई तब महत्वपूर्ण पदों पर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि राजभर वोट बैंक अगर देखा आने वाला जाए समय तो बताएगा जी, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, आने वाला समय बताएगा कि इन दोनों नेताओं को जोड़ने से कितना फायदा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और अहम खबर, मौलाना कलीम के वायरल ऑडियो से बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, धर्मांतरण के लिए निशाने पड़ती हिंदू लड़कियां। धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। मौलाना कलीम और उसके एजेंट के बीच की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। बातचीत में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण को लेकर की गई बातचीत। एजेंट ने कहा कि लॉकडाउन के चलते हिंदू लड़कियां नहीं मिल पा रही है। मौलाना ने कहा कि धर्मांतरण उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण को लेकर बड़ी साजिश रची जा रही थी। वायरल ऑडियो में हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित करवाने की बात कही गई है और धर्मांतरण मामले में एटीएस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। धर्मांतरण मामले की पूरी जानकारी मांगी गई है। नौ मुस्लिम लड़कियां जरा सब अभी आजकल इसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे। वो इससे पहले आए थे लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे फिर वो है तो असल में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा अनलॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं राब्ता करूंगा। तो लोगों ने किसी ने भेजा था लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की इसलिए हम नहीं भेज वो करते। उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या छात्री को बड़ी जात होती है तो जम जाता है, छोटी जात। मैंने कहा सही है, वैसा है तो किसी ने भी बताया था। वैसा भी है क्या ये लोग, मतलब? हाँ, तो आपने सुना मौलाना कलीम और उसके एजेंट के साथ जो बातचीत हुई है वो ऑडियो वायरल हुआ है। और नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। नीलेश, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल आपको बता दूं कि अवैध धर्मांतरण के मामले में एटीएस की तरफ से अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दो बड़े नाम है, उमर गौतम और मौलाना कलीम। मौलाना कलीम के घर इनको एटीएस ने 10 दिन के न्यायिक हिरासत पर कस्टडी रिमांड पर लिया है, जिसके बाद अब जो मौलाना कलीम है उनसे एटीएस की कई टीमें पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में तमाम जो तथ्य है वो सामने लाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग इनके जो ट्रस्ट है उसमें हुई है, शुरुआती जो जांच पड़ताल अभी तक एटीएस ने की है उसमें साफ तौर पर यह निकल कर आया है कि मौलाना कलीम के जो दो ट्रस्ट हैं, जिसमें एक में 3 करोड़ और दूसरे में 57 करोड़ रुपए की जो फंडिंग की गई है वो विदेशों से हुई है और एक मुफ्त फंडिंग जो हुई है वो बहरीन से हुई है। तो कहीं ना कहीं जो विदेश की फंडिंग हुई है
वो कहां से कौन कर रहा था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश और देश में लगभग 4 से 5 लाख लोगों का अवैध धर्मांतरण कराने की बात भी कही जा रही है। तो उसमें कितने लोग शामिल हैं और कहां उत्तर प्रदेश के लोग हैं या देश में कहां से लोग जो धर्मांतरित किए गए हैं, तमाम पहलुओं पर एटीएस पूछताछ करेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें मौलाना कलीम की, तो मौलाना कलीम ने बीएससी मेरठ से करने के बाद उसने नीट का एग्जाम दिया था। नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसने एमबीबीएस में दाखिला ना लेने की बात कही। उसके बाद लखनऊ के नदवा कॉलेज में उसने इस्लामिक की पढ़ाई की और इस्लामिक की पढ़ाई करने के बाद वो इस्लामिक विद्वान बन गया। कई बॉलीवुड हस्तियों की भी शादी मौलाना कलीम के द्वारा कराई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि धर्म के आड़ में अवैध धर्मांतरण का धंधा जो मौलाना कलीम और उनके सहयोगियों के द्वारा उत्तर प्रदेश और देश में चलाया जा रहा था, उसका भंडाफोड़ यूपी एटीएस ने किया है। अब जब 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर मौलाना कलीम रहेंगे तो तमाम बड़े राज खुलेंगे और तमाम बड़े नाम बेनकाब होंगे, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा रैकेट था। तो निश्चित तौर पर तो आपको बता दें कि जो ऑडियो जो लगातार वायरल हो रहा है, इस वायरल से कई अहम सुराग मिल सकते हैं और मंशा भी जाहिर हो रही है कि आखिरकार ये लोग काफ़ी दिनों से किस तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे और उसमें लड़कियां किस तरह से टारगेट हो रही थी। फिलहाल इतना ही।